Welcome to group study. Believe you can. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेटो को स्टडी किया था। आज हम जो है वो अरिस्टोटल को स्टडी करेंगे। तो जब हम अरिस्टोटल को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि अरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड था वो 384 से 322 BC था। अरिस्टोटल जो है वो मैसेडोनिया में पैदा हुआ था। अरिस्टोटल के फादर जो थे वो फिजिशियन थे और उसने अपनी जो 17 साल तक जो एजुकेशन थी वो अपने फादर से ही ली थी। फिर उसके बाद वो एथेंस में आ गए। यहाँ पर उसने अकेडमी को ज्वाइन किया जो कि प्लेटो का ही इंस्टीट्यूट था और अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट है। फिर उसके बाद जब प्लेटो की डेथ हो गई तो अरिस्टोटल ने अकेडमी को छोड़ा और अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है लाइसम। और वहाँ पर उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है स्टेट। अरिस्टोटल अपने बारे में कहता है कि मैंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है गवर्नमेंट सिस्टम, स्टेट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। वो कहता है कि जो अरिस्टोटल था वो अपने फादर से और अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसके फादर जो थे वो एक फिजिशियन थे। वो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन लेते थे और फिर उसका इलाज देखते थे कि क्या है। और उसको इस चीज़ की समझ आ चुकी हुई थी कि जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होगी आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ वो देखता था कि जो प्लेटो है उसका जो टीचर है उसके लिए स्टेट जो है वो एक एंड है और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके इमेजिनेशन में है। ठीक है। और वो उन इमेजिनेशंस का क्या करता है, सोल्यूशन देता है अब इमेजिनेशन में ही। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने उस्ताद और अपने बाप दोनों के तरीक़ों को क्या किया, अडोप्ट किया। उसने अपने बाप से मेथडोलॉजी ली और उस्ताद से उसने सब्जेक्ट लिया और इस तरह से उसने एक थ्योरी बनाई। और जो अरिस्टोटल है उसने पॉलिटिकल साइंस को बनाया है। कैसे कि उसने पॉलिटिक्स को एक ऑब्जर्वेशन दी। ठीक है। और फिर पॉलिटिक्स को उसने एक सब्जेक्ट बनाकर पॉलिटिकल साइंस बना दिया और हम ये भी कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो अरिस्टोटल ने ही बनाया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट में वो कहता है कि जो नेचर ऑफ स्टेट है वो ह्यूमन नेचर है। और अरिस्टोटल कहता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो कहता है कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान अकेला कभी नहीं सरवाइव कर सकता। इंसान की मजबूरी है कि वो भीड़ भाड़ में रहे, वो लोगों में बैठे, वो लोगों में उठे आए, महफिल सजाए। वो कहता है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो ट्राइब्स बनाता है, फैमिलीज बनाता है, विलेजेस बनाता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टेट बनाता है। ठीक है। फिर वो कहता है ऑर्गेनिक स्टेट। वो कहता है कि स्टेट इवॉल्व्स लाइक ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि इंसान की ही नेचर जो है वो इंसान ही, मतलब जैसा इंसान है वैसी ही स्टेट होती है। ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। अरिस्टोटल कहता है कि आपका जो रिवॉर्ड है, आपका जो प्रिविलेजेस हैं वो आपको कब मिलते हैं, जब आप स्टेट के लिए कुछ करते हैं। जब आप स्टेट को कोई अच्छा इनपुट देते हैं तो फीडबैक में आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, प्रिविलेजेस मिलते हैं और यही आपका जस्टिस है। अरिस्टोटल के नज़दीक जस्टिस क्या है? अरिस्टोटल के नज़दीक जस्टिस यही है कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड या प्रिविलेजेस देता है। जैसे कि आज हमें कोई तमगा इम्तियाज़ मिलता है या हम लोग जब अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो भी हमें कोई इनाम मिलता है। ये इस तरह का वो कॉन्सेप्ट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब वो कह रहा है मीन्स टू एंड। प्लेटो कहता था कि स्टेट इज़ द एंड। अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट जो है वो एंड नहीं है। वो कहता है कि स्टेट एक ज़रिया है और एंड जो है वो आपके मॉरल वैल्यू है, आपके वर्चुअल्स हैं, आपका नॉलेज है। ठीक है। आपके जो वैल्यूज़ हैं वो आपके एंड्स हैं। आपकी स्टेट आपका एंड नहीं है बल्कि वो एक ज़रिया है। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है स्लेवरी का। स्लेवरी के कॉन्सेप्ट में वो कहता है कि स्लेवरी जो है वो स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है।
और स्टेट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक सिटीजन्स होते हैं और एक स्लेव्स होते हैं। और जो सिटीजनशिप है वो प्रिविलेज है, वो कोई राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करें, इसलिए उनको प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो वहाँ के सिटीज़न हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वो कहता है कि दो तरह के स्लेव्स होते हैं, एक होते हैं स्लेव्स बाय नेचर, एक होते हैं स्लेव्स बाय लॉ। स्लेव्स बाय नेचर वो होते हैं जिनके अंदर अक्ल नहीं होती, बट वो कुदरती तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और स्लेव्स बाय लॉ वो होते हैं जो जंग में हारने के बाद हम बंदी लेके आते हैं, वो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्लेव्स बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि जो स्लेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किसके लिए, स्टेट के लिए भी और स्लेव्स के लिए भी, क्योंकि जब गुलाम होंगे तो वही सारा काम करेंगे और जो मास्टर होंगे उनको सख्त और भारी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो कहता है कि जो स्लेव्स हैं वो एक पॉइंट पे आके आज़ाद भी हो सकते हैं, जो अगर वो अपने मास्टर से जो हैं वो अक्ल, शाउर और वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिनके बिहाफ पे, मतलब जिनके बिहाफ पे उनको हम अक्लमंद कंसीडर करते हैं, तो फिर वो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन ये किनको वो कहता है, ये कहता है जो स्लेव्स बाय लॉ है, स्टेट्स बाय लॉ जो हैं वो आज़ाद भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लेव्स बाय नेचर जो हैं वो तो कुदरती तौर पे उनके अंदर अक्ल और शाउर कम है ना, तो वो तो कभी भी नहीं आज़ाद हो सकते। लेकिन हाँ, स्लेव्स बाय लॉ जो हैं वो आज़ाद हो सकते हैं। उसके बाद वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की। वो कहता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं ये रियल हैं, इमेजिनरी नहीं है। वो खुद कहता है कि मैंने 158 स्टेट्स को ऑब्ज़र्व किया है। और जो अरिस्टोटल है वो एक उसकी जो बैकग्राउंड थी, जो उसका चाइल्डहुड था, उसने वो सारा साइंस में गुजारा था, वो रीजंस रखता था, वो उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी। तो वो ये नहीं कहता कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो कहता है जो स्टेट्स हैं वो कैसी हैं। वो फ्यूचर वाली जो प्लेटो था वो एक आइडिया दे रहा था कि भाई स्टेट्स ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो अरिस्टोटल है वो मौजूदा रियासतों को ही डिस्कस कर रहा है और वो इस बात पर बात नहीं करता कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो बात करता है कि भाई जो मौजूदा स्टेट हैं वो कैसी हैं। जितनी भी स्टेट उसने ऑब्जर्व की है वो उनको स्टडी करता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन उसकी देखते हैं हम, उसने कहा कि भी जो स्टेट्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। और किस बिहाफ पे करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट के बिहाफ पे हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनकी, ठीक है। ये हम टेबल देखते हैं, इसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ रूलर्स यहाँ पे कितने हैं, एक में हम वो देखते हैं, वो कहते हैं कि एक में 1 रूलर है, कुछ एक में फ्यू रूलर्स हैं और इस एक में मैनी रूलर्स हैं। जिसमें 1 रूलर है वो मोनार्की है, जो प्योर स्टेट है, जिसको हम कहते हैं जर्नल स्टेट, और दूसरी वाली को हम कहते हैं सेल्फिश इंटरेस्ट वाली। जर्नल इंटरेस्ट वाली जो प्योर स्टेट है वो जर्नल इंटरेस्ट वाली है, और जो दूसरी है वो है सेल्फिश इंटरेस्ट वाली। तो जो जर्नल इंटरेस्ट वाली है वो है मोनार्की, और जब वो चेंज होती है तो वो किस में जाती है, टेरोनमी में जाती है। सेकंड में जब जहाँ पर फ्यू रूलर्स हैं वो अरिस्टोक्रेसी है, और उसका मतलब कि जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो क्या है, ओलिगार्की है। और जो मैनी रूलर्स वाली है उसमें जो जर्नल इंटरेस्ट में आती है वो है पॉलिटी, और जो उसकी सेल्फिश इंटरेस्ट है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मोनार्की जो है ना वो सबसे अच्छी है, ठीक है, सबसे बेस्ट जो है ना वो मोनार्की है। लेकिन मोनार्की को अचीव करना इन रियल लाइफ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कहते हैं कि मोनार्की को अचीव करना रियल में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मोनार्की का जो ऑपोजिट है, जो मोनार्की की सेल्फिश इंटरेस्ट है वो है टेरोनमी। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर मोनार्की सबसे अच्छी है तो टेरोनमी सबसे ज़्यादा बुरी है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो भी ये स्टेट्स हैं ये एक दूसरे में चेंज होती है, मोनार्की टेरोनमी में चेंज होती है, अरिस्टोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की में चेंज होती है, पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में चेंज होती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि टेरोनमी जो है वो सबसे वर्स है और
मोनार्की जो है वो सबसे अच्छी है। दूसरी बात वो ये करता है, वो कहता है कि जो ये सारी स्टेट्स हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो कहता है कि मोनार्की हमेशा मोनार्की नहीं रहती, एक टाइम पे आके वो टोनोमी में चेंज हो जाती है, और टोनोमी जो है वो एक पॉइंट पे आके अरिस्टोक्रेसी में चेंज हो जाती है, और इस तरह से अरिस्टोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की में, ओलिगार्की पॉलिटी में, पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में, और ये सारी स्टेट्स आपस में इवॉल्व होती रहती हैं, कोई भी हमेशा सेम नहीं रहती। वो कहता है कि ये आप मत सोचें कि आप हमेशा वन स्टेट में ही रहेंगे, ये हमेशा साइकिल चलता रहेगा और ये साइकिल कभी भी रुकता नहीं है। और वो कहता है कि इस तरह से कोई भी आइडियल स्टेट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वो कहता है कि दो होती हैं टाइप्स रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन की टू टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन विद इन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर आप जो है वो पॉलिटी से डेमोक्रेसी में चेंज हो रहे हैं तो ये कौन सी होगी, फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। और अगर आप मोनार्की से एब्सोल्यूट मोनार्की में चेंज हो रहे हैं तो ये कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन विद इन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद वो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन की बात करता है। वो कहता है कि भाई दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल रेवोल्यूशन, एक होती है पर्टिकुलर रेवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो है वो मीन टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन की बात करता है। वो कहता है कि इफ़ द स्टेट रिवॉर्ड टू कंट्रीब्यूशन पीपल वो नॉट रेवोल्यूशन। वो कहता है स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होनी चाहिए। वो कहता है कि स्टेट जो है वो समुंदर से दूर होनी चाहिए। वो कहता है कि भाई पॉलिटिक्स के जितने भी मामलात हैं ना उनको अपने इकोनॉमिक से दूर रखो। ठीक है। वो कहता है पॉलिटिकल पावर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक पावर्स। अब आ जाती है कंट्रीब्यूशन इसकी। कंट्रीब्यूशन में वो बात करता है, वो कहता है कि भाई जो अरिस्टोटल है ना वो हमारा क्या है, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। वो कहते हैं ये रियल थिंकर है, ये इमेजिनरी बातें नहीं करता, इसकी सारी बातें जो है वो रियलिटी पे बेस करती हैं। ठीक है। उसने हमें आइडिया ऑफ जस्टिस दिया और जो कि अभी तक हम वो एप्लीकेबल है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट वन हु गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्लेव टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी। मतलब ये पहला बंदा था जिसने कहा था कि भाई गुलाम भी आज़ाद किए जा सकते हैं एक पॉइंट पे आके। फिर उसने हमें स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का भी दिया एक पॉइंट। ठीक है। कंट्रीब्यूशन उसकी एक ये भी थी। और उसके बाद उसने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स का भी दिया। और लास्ट टाइम भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि भाई आप लोगों ने एक टॉपिक को कवर करना है, उसके ऊपर बुक्स नहीं लिखनी। सो प्लीज़ 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 जितना मैं आप लोगों के साथ ये मटीरियल शेयर कर रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है। जो कि मैंने अपने लिए बनाए हुए थे, तो मैं ये वही जो है मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो हैं इसी के ऊपर अगर रिलाई करेंगे तो ये कोई मतलब बैड ऑप्शन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर फिर भी कोई मुश्किल होती है, कोई आप मतलब आपको लगता है कि ये पॉइंट अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ या मैम ने हमारे साथ मतलब इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।